तो हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12 का डेरिवेशन का फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो स्वागत है आपका हमारे KIT यूट्यूब चैनल पर, जिस पर आपको हम क्लास 12 के रिगार्डिंग जितनी भी डेरिवेशन है वो सारे के सारे प्रोवाइड कराएंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म से जो हमारी क्लास 12 में फर्स्ट चैप्टर है उसकी डेरिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला, और फॉर्मूला क्या है? E इक्वल्स KQ/R²। यहाँ पर K क्या है? इट इज कूलम्स कांस्टेंट, जिसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और वो कितनी है? तो आंसर है 9 × 10⁹, राइट। और ये जो फॉर्मूला है वो किसके लिए बनता है? फॉर फ्री स्पेस। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज Q। Q इज द सोर्स चार्ज, यानी जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ रहा है, जो एमिनेट कर रहा है, वो चार्ज कौन सा है? Q। R क्या है? R is the separation between source charge and point where we want to find electric field। जैसे मान लीजिए कि ये सोर्स चार्ज है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में निकल रही है, और इस पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, तो इस चार्ज से ये जो पॉइंट है इनके बीच का ही सेपरेशन R कहलाता है। फर्दर वी हैव अनदर टॉपिक, इट इज कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि अगर किसी सरफेस को चार्ज दिया जाए तो उस पर चार्ज कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे कि उनके बीच का डिस्टेंस सारा का सारा इक्वल हो जाएगा, और डिस्टेंस इक्वल होकर ऐसे वो अरेंज हो जाएंगे जैसे उनके बीच की नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। अगर नेट फोर्स उनके बीच की जीरो हो गई तो वो चार्जेस चलेंगे नहीं, वो चार्जेस रेस्ट पर होंगे। अगर वो चार्जेस रेस्ट पर हैं तो इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। आगे पढ़ते हैं। तो पहला है लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब कि एक लेंथ है, एक रॉड है, उस रॉड को अगर हम चार्ज देंगे तो उस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंटीन्यूअस हो जाएगा। कितने चार्ज आएंगे? इनफाइनाइट चार्ज आ सकते हैं, बहुत सारे चार्ज आ सकते हैं। खैर, अब हम उसको कैसे पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ विच इज लैम्डा, दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज चार्ज पर यूनिट एरिया। नेक्स्ट इज वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। फर्दर वी हैव एक और टॉपिक जो है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? एक ऐसे दो चार्जेस का पेयर जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन पोलैरिटी एक दूसरे के ऑपोजिट होती है, और उनके बीच की जो सेपरेशन है वो हमने क्या ली है? 2L, और इनका मैग्नीट्यूड Q। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या बना? 2QL। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा क्लास 12 का डेरिवेशन का फर्स्ट पार्ट है उस पर चलते हैं। देखिए भाई, फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास? कॉन्सेप्ट क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है बनाने के लिए, या कुछ इस तरह से कि ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग थिन वायर ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो एक वायर है जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और उसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है? लैम्डा। और इसको कैसे ड्राइव करना है? विदाउट यूजिंग गॉसेस लॉ। तो गॉस लॉ का इस्तेमाल नहीं करना। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या है? एक इन्फिनिटली लॉन्ग वायर जिस पे चार्ज कितने डी हमने? प्लस 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 प्लस, ये बहुत सारे चार्जेस हैं। और हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां फाइंड करना चाहते हैं? तो वायर से का मतलब वायर के सेंटर से, क्योंकि न्यूटन की फिजिक्स है सारी की सारी क्लासिकल फिजिक्स। तो वायर के सेंटर से, वायर से ये पॉइंट P, इस पॉइंट पर जो कि पॉइंट P है, इधर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले यहां देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? D इक्वल्स KdQ/R²। दिस इज ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब ये पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है, इसीलिए हमने इस वायर में से एक छोटा सा पार्ट कट किया dx। उस dx पार्ट में कितने चार्ज हैं? dq, यानी कि पॉइंट, यानी बहुत थोड़े से चार्ज। अब ये dq इस पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूट कर रहा है? तो आंसर है ये DE। अगर ये DE करता है तो इसी तरह से यहां पर बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं। अब सिमेट्री फॉलो करें तो जितना डिस्टेंस पर ये है x डिस्टेंस पर, तो यहीं से वायर से x डिस्टेंस पर dq चार्ज अगेन सिमेट्री फॉलो करते हुए ये भी कितना कंट्रीब्यूट करेगा? DE। क्या केवल दो होंगे? और नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे। जैसे अगर कुछ पार्टिकल यहां पर हो, कुछ यहां पर हो, कुछ यहां पर, हम इनको माने तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां 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 ऐसे बन सकते हैं बहुत सारे। और इन सब का हमें क्या करना पड़ेगा? वेक्टर सम। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनका वेक्टर सम। तो इनका वेक्टर सम कैसे करेंगे? फॉर दिस वी विल सी, इनका कंपोनेंट पार्ट ब्रेक करेंगे। ठीक है, देखिए भाई, इसको थोड़ा समझिएगा। कंपोनेंट पार्ट कैसे करा हमने ब्रेक?
तो भाई जो ये वाला कंपोनेंट है डी का, वो हमारे पास ये रहा डीई, राइट। और जो ये वाला कंपोनेंट डीई का, वो कंपोनेंट यहां से आया डीई, दो पार्ट। अब उसके बाद ये जो एंगल है वो कितना है, थीटा। हम इसको मान सकते हैं कि ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है, ये एंगल कितना है, थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो वर्टिकली ऑपोजिट ये एंगल भी थीटा होगा। ये थीटा है तो सिमेट्री फॉलो करा, ये भी थीटा होगा, जो हमने यहां पर बना रखा है, राइट ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट कैसे ब्रेक करेंगे, इसका फेस एक ऊपर है तो एक हमने पार्ट ऊपर बनाया और एक लेफ्ट में, इसके लिए एक राइट में और एक ऊपर बनाया, तो दो पार्ट ऊपर आ रहे हैं और दो पार्ट एक दूसरे के ऑपोजिट। अब एंगल के जो सामने पार्ट है वो कितना होता है, डी साइन थीटा। कैसे होता है बताता हूं मैं आपको। मान लीजिए कि एंगल के सामने कंपोनेंट है एक्स, चाहे आप इस पार्ट को लें चाहे इस पार्ट को लें, दोनों एक ही हैं, क्योंकि वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, कोप्लेनर फ्री वेक्टर। इनको हम सेम प्लेन में एक जैसा मैग्नीट्यूड एक जैसे डायरेक्शन के साथ कहीं भी बना सकते हैं, तो चाहे इसको बोलो चाहे इसको बोलो, एक ही बात है। तो मान लो ये एक्स है, तो साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस डीई, डीई एक्स निकालेंगे कितना आएगा, डीई साइन थीटा। तो यानी कि जो ये वाला पार्ट हमारे पास है वो कितना होगा, डीई साइन थीटा। नेक्स्ट, अब जो ये वाला पार्ट है वो कितना होगा, कॉस थीटा वाला। फिर से कैसे पता लगाएं, अगर ये x माना तो इसको हमने y मान लिया। अब यहां से बताइए cos थीटा क्या होगा, ये होगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस डीई, y निकालेंगे कितना आएगा, डीई cos थीटा। तो यानी कि जो कंपोनेंट ऊपर है वो कितना है, डीई cos थीटा, और जो लेफ्ट और राइट में वो कितना जाएगा, डीई sin थीटा। जैसे इसके सामने ये sin थीटा और इसके साथ वाला cos थीटा, तो डी sin थीटा एक दूसरे के ऑपोजिट है, ये हो जाएंगे कैंसिल्ड आउट। लेकिन जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड के पार्ट हैं, चाहे वो ये कितने भी हो, वो सारे के सारे वर्टिकल डायरेक्शन में डी cos थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूट करेंगे। क्या इसको 2d cos थीटा होना चाहिए था, या 5 होना चाहिए था, 6 होना चाहिए था। याद रखिए, अगर ये कोई इंडिविजुअल चार्ज होते 2 3 4 5 तो यहां पर 4 2 3 आ सकता था। अगर दो चार्ज होते तो यहां पर 2d cos थीटा आता, लेकिन यहां पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस हैं, इनका सबका वेक्टर जो रिजल्ट है वो कितना आया, इन सबका वेक्टर नेट आता है डी cos थीटा। अब इंटीग्रेट अगर करें पूरी वायर के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, डी नेट हो जाएगा ई नेट, और डी का फॉर्मूला के डी क्यू बाय सेपरेशन स्क्वायर, जो कि ये वाली डिस्टेंस है आर, यहां से 4 से लेकर पॉइंट पी तक, और साथ में क्या आ गया, cos थीटा। अब उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में क्या जरूरी है, कांस्टेंट क्वांटिटी कौन कौन सी है और वेरिएबल कौन कौन सी है। तो कांस्टेंट कौन है, x, राइट, और हमारे पास वेरिएबल क्या क्या है। देखिए भाई, अगर हम यहाँ dx की जगह यहाँ पर लेते, यहाँ लेते, तो ये x, ये वाला x, ये वाला x, ये तीनों अलग अलग हो जाते। यहाँ पर x वेरी कर रहा है, और इनके साथ साथ यहाँ से ये एंगल, अगर ये वाला पार्ट लेते तो यहाँ एंगल कुछ और बनता, ये पार्ट लेते तो यहाँ एंगल कुछ और बनता, वो पार्ट लिया तो एंगल यहाँ कुछ और बना है। इसलिए यहाँ पर x और एंगल ये दोनों के दोनों ही वेरिएबल हैं। इसीलिए हम यहाँ इंटीग्रेट कैसे करेंगे, हम इनको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, या तो x में कर लो या एंगल में कर लो। हमारा काम एंगल में आसान हो जाएगा तो एंगल में करते हैं। एंगल में कैसे करेंगे उसको हम थोड़ी देर में देखते हैं, जो हमने यहाँ किया हुआ है। लेकिन उससे पहले जरा इस फॉर्मूले को और देखिए, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। इस डी क्यू को अगर हम ओपन करें कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगा के, तो अभी हमने पढ़ा कि लैम्डा इक्वल्स क्या होता है, डी क्यू बाय डी एक्स। तो डी क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, लैम्डा डी एक्स, जो हमने यहाँ पर प्लेस कर दी। के कांस्टेंट था, वो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। और आर स्क्वायर, यानी कि आर अगर ये है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर क्या होगा, रूट हट जाएगा, यहाँ पर रूट हट गया, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लैम्डा भी कांस्टेंट, वो आ गया बाहर। तो यहाँ पर वेरिएबल dx है और cos थीटा है। तो अब dx को हम एंगल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि एंगल में आसान हो जाएगा। एंगल में कैसे करेंगे, तो इस फिगर को हम यूज करेंगे। अब यहां से हम यहाँ पर कौन कौन वेरिएबल हैं, एक x है और एक dx है, क्योंकि एंगल की टर्म में तो हम लेकर आना चाहते हैं। तो यहां से अगर देखें इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री यूज करें तो एंगल के सामने कौन सा है, x, यानी परपेंडिकुलर। तो हम इसलिए क्या डेफिनेशन यूज कर रहे हैं, tan थीटा। आप sin थीटा भी यूज कर सकते हैं, बट वी विल यूज tan थीटा। तो tan थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर जो कि x है अपॉन में बेस क्या है, y। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, y tan थीटा। लीजिए x किस में कन्वर्ट हो गया, y कांस्टेंट, और x की वैल्यू आ गई एंगल में। इसी तरह dx कैसे निकालेंगे, अगर इस x को हम डिफरेंशिएट कर दें, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा dx बाय डी थीटा, y कांस्टेंट कांस्टेंट।
tan थीटा का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर थीटा। यहाँ का d थीटा हटेगा, वहां जाएगा तो ये आ जाएगा y स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो dx भी आ गया, x भी आ गया, इन दोनों की वैल्यू फॉर्मूले में रख देते हैं। तो dx की जगह पे y sec स्क्वायर थीटा d थीटा आ गया, y स्क्वायर एज इट इज, और x स्क्वायर की जगह पे y स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि अभी x की वैल्यू क्या निकाली, y tan थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। ये आ गया इस तरह से, और cos थीटा का cos थीटा सेम। इन दोनों में यहाँ प्लस के यहाँ पर एक y और प्लस के यहाँ पर भी y, दोनों में कॉमन आ जाएगा, k लैम्डा एज इट इज। अभी लिमिट का खेल थोड़ी देर में समझाता हूं मैं आपको, राइट। तो k लैम्डा एज इट इज, y sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और ये cos थीटा सेम। ये cos थीटा हमने पहले लिख दिया, d थीटा बाद में। y कॉमन लिया तो क्या बचा यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा किसके वैल्यू होते हैं, tan स्क्वायर थीटा होता है, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो sec स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, एक y से y कैंसिल हो जाएगा, और y एक कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा बाहर, ये बचा k लैम्डा अपॉन y, और यहाँ क्या बचेगा cos थीटा d थीटा। अब इंटीग्रेट करने के लिए चाहिए आपको लिमिट्स इसकी। अब लिमिट कैसे, हमारे पास डायग्राम कुछ ये था भाई, इसमें वायर में प्लस चार्ज थे बहुत सारे, राइट, और ये इससे सेपरेशन था, और यहाँ एंगल थीटा बन रहा था। अगर वायर इन्फिनिटली लॉन्ग हो जाए तो ये बहुत दूर तक जाएगा, तो इस वजह से जो ये वाली लाइन है वो कुछ ऐसे बनेगी, जैसे सन से रेज हमारे पास तक आती हैं, सन से जितनी भी रेज है वो ऐसे पॉइंट चार्ज की तरह से फैल के निकलती हैं, लेकिन सन इन्फिनिट दूर है तो हमें रेज कैसे दिखती है, सारी की सारी पैरेलल। तो इसके बहुत दूर होने की वजह से ये लाइन जो बन रही है, ये इसके दोनों आपस में पैरेलल नजर आती हैं। अगर यहां से कट करके देखे तो ये दोनों कैसी लगेंगी, पैरेलल। अगर ये जो डिस्टेंस है इस पर 90 डिग्री है, तो यहाँ जो एंगल बन रहा है, जब ये लाइन ऐसे हो जाएगी पैरेलल, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री का, राइट। अब एक तरफ एंगल 90 को क्या बोलते हैं, π/2, अगर ये प्लस π/2 तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा माइनस π/2। अब पूरे एंगल को कवर कर लेंगे तो लिमिट हमारी कवर हो जाएगी। तो माइनस π/2 से π/2 इसकी क्या आ गई लिमिट, और इसके लिए पूरी की पूरी वायर कवर हो गई, राइट। तो हमने लिमिट रख दी माइनस π/2 टू π/2, माइनस π/2 टू π/2। लिमिट कब रखी, जब d थीटा रखा हमने, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। उससे पहले लिमिट नहीं रखी थी, उससे पहले लिमिट x की आएगी, नॉट नेसेसरी। हम पहले किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, d थीटा के। तो एंगल के लिए एंगल के लिमिट यहाँ पर भी माइनस π/2 टू π/2, माइनस π/2 टू π/2। फिर इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, k लैम्डा अपॉन y कांस्टेंट, cos थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो कितना होता है sin थीटा, डेरिवेटिव जो होता है इसका माइनस sin थीटा, और इंटीग्रेशन sin थीटा, लिमिट माइनस π/2 टू π/2। अब इसकी वैल्यू रखेंगे, k लैम्डा अपॉन y कांस्टेंट, sin, अब थीटा की जगह π/2 तो sin 90 कितना 1 माइनस sin माइनस π/2, तो sin माइनस π/2 जाएगा माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 2 हो जाएगा, 2 आ गया इधर। और हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बचा, 2k लैम्डा अपॉन y, और हमें यही इवेलुएट करना था। चाहे तो आप इसके आगे k की वैल्यू ओपन कर सकते हैं, जो कि क्या है 1/4πε0। फॉर्मूला क्या बनेगा उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, बट नॉट नेसेसरी, यहाँ पर आप सब छोड़ के सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारे पास था इलेक्ट्रिक फील्ड टू लॉन्ग थिन वायर। होप की पार्ट आपको समझ में आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। क्लास 12 का जो डेरिवेशन नंबर पार्ट 2 है उसको देखने जा रहे हैं, और वो पार्ट क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर चार्ज रिंग। अब एक सर्कुलर चार्ज रिंग होगी, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, कहां कहां पर, एक तो सेंटर पर और दूसरा उसकी एक्सिस पर। सेंटर पर हम पहले देखते हैं कि वो कैसे फाइंड करेंगे। फर्स्ट वी हैव दिस सर्कुलर चार्ज रिंग। अब इस सर्कुलर चार्ज रिंग में हमारा जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस मतलब कि चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है आपस में ये वाली सारी इक्वल है, जिनकी वजह से चार्ज रेस्ट पर है, इनके बीच की नेट फोर्स 0 है। अब इसको ध्यान से समझने के लिए देखिए भाई, यहां से अगर ये एक चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ बनाएगा, इस तरफ, और इसके ऑपोजिट एक चार्ज होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बनाएगा, इस तरफ। सिमिलरली अगर एक चार्ज यहां पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बनाएगा, और एक उसके ऑपोजिट यहां बनाएगा। ऐसे में साफ साफ देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनका जो वेक्टर सम होगा वो 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है वो कैसा है, डायरेक्शन ऑपोजिट और मैग्नीट्यूड इक्वल, जिसकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी जाएगी 0। तो एट द सेंटर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी होती है, सभी चार्जेस की वजह से 0 होती है। नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स एक्सिस। तो एक्सिस पर कैसे भाई, ये चार्ज रिंग कैसे रखी गई है, थोड़ा सा इस बात को समझिएगा। देखिए ये एक सर्कुलर चार्ज रिंग जो आपके सामने है,
अगर हम इसको ऐसे रख दें तो ये डायग्राम ऐसा बना हुआ है, जिसकी एक रेडियस है ए, और अब इसके लिए कैसे फाइंड करना है, कुछ टर्म को समझिए भाई। यहां पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए हम एक छोटा सा एलिमेंट मानेंगे dx, उसमें कितने चार्ज dq। उस dq चार्ज की वजह से पॉइंट p पर जो सेपरेशन है वो r है, और इस रिंग से जो पॉइंट p है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करना चाहते हैं वो डिस्टेंस इसके सेंटर से लेकर यहां तक x है, करेक्ट। तो यहां से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, d। सिमिलरली अगर हम सिमेट्री फॉलो करें तो ऊपर और एक पार्ट नीचे, यहां से कितना आएगा d, और अगर बीच में से कहीं पार्ट लेते हैं यहां से तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, ऐसे। और इन सबका वेक्टर सम करेंगे, तो वेक्टर सम कैसे करेंगे वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हम केवल दो को करेंगे ताकि दो से हम समझ जाएं और फिर हम सबको एक बार में समझ जाएंगे। तो इसका कंपोनेंट ब्रेक करा, एक ऊपर बना और एक राइट में, और जब नीचे वाले का ब्रेक किया तो एक नीचे बना और एक आगे बना। तो जो आगे बनने वाले सारे के सारे कंपोनेंट होंगे, चाहे वो इसकी वजह से, चाहे इसकी वजह से, चाहे इसकी वजह से, चाहे इसकी वजह से, चाहे इसकी वजह से, ये सारे कंपोनेंट ऐड होकर कितना बनेंगे, नेट हमें देगा de cos थीटा। और जो वर्टिकल साइड में इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तो ये दोनों कट जाएंगे, कितना बचेगा de sin थीटा, क्योंकि एंगल के जो सामने पार्ट होता है sin थीटा होता है, एंगल के साथ वाला cos थीटा, इसलिए d sin थीटा विल कैंसिल आउट। और हमारे पास अब क्या बचा, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, k dq बाय सेपरेशन स्क्वायर, और हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, d cos थीटा। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है जो कि सभी चार्ज की वजह से यहाँ पर कंट्रीब्यूट हो रही है। अब d का फॉर्मूला k dq बाय सेपरेशन स्क्वायर, और सेपरेशन का स्क्वायर कितना करेंगे, रूट है, स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इनटू में cos थीटा। क्यों, यहाँ पर हमने एंगल को जो बात करी वो एंगल हो जाएगा हमारे पास फिक्स, क्योंकि यहाँ से और यहाँ से लेंगे, अगर हम यहाँ से लेते तो एंगल बदल जाता, वो ट्रू है, बदल जाता एंगल, यहाँ से लेंगे एंगल बदल जाता। तो हमारे पास दो वेरिएबल है, एक एंगल और एक ये जो डिस्टेंस है हमारे पास सेपरेशन। खैर, तो हम क्या करेंगे इसके लिए हम एक वेरिएबल में इसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे, अब यहाँ पर लास्ट वाले केस में जो था एक लॉन्ग वायर की वजह से वहां पर हमने एंगल में किया था, वहां पर आसान था, यहाँ पर एंगल को डिस्टेंस में करेंगे क्योंकि यहाँ डिस्टेंस फिक्स है, वो आसान है। तो कैसे करेंगे भाई, cos थीटा की वैल्यू, यहाँ एंगल थीटा बन रहा है तो cos थीटा कितना आएगा, बेस यानी कि x अपन में हाइपोटेनियस, ये आ गया। और जो ये x है वो तो हमारे पास सेंटर से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है, और सेंटर से वो डिस्टेंस नहीं बदलेगी, इसलिए x भी फिक्स है, तो ये x फिक्स है, यहाँ पर आ गया। उसके बाद ये जो बचा हमारे पास a और x, ये भी फिक्स है, a क्या रेडियस, x क्या इसकी डिस्टेंस, जो सेंटर से लेकर है वो तो नहीं बदलेगी, जो डिस्टेंस बदलेगी वो कौन सी है, ये वाली सेपरेशन, और सेपरेशन यहाँ पर कहीं नहीं है, इसलिए हमारे पास काम आसान हो गया। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, अब यहां पर लिमिट क्या लगेगी, इस पूरे रिंग के लिए यहाँ एंगल 0, तो यहां से वापस घूम के आएंगे 2 पाई है, तो ये पूरा डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 पाई है, राइट, इसकी सर्कमफेरेंस के dq की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, लैम्डा d है, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी रेडियस a है तो इसका छोटा पार्ट कितना होगा, dA पार्ट, और लैम्डा d इसका पार्ट हो जाएगा टोटल चार्ज dq। तो dq की जगह पे कितना आ गया, लैम्डा dA। फिर से हमने पहले ही पढ़ा भाई, लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और इसकी लेंथ कितनी छोटी सी d है, क्योंकि रेडियस a है तो छोटी सी लेंथ कितनी हो जाएगी, d है। तो dq की वैल्यू लैम्डा d है, जो हमने यहाँ पुट कर दी। उसके बाद यहाँ पर पावर हाफ है, यहाँ पर पावर 1 है, देखो ध्यान से, दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, और 1 प्लस 1/2 कितना होता है, 2 1 2 प्लस 3 3/2, इसलिए कितनी पावर आ गई इसकी, 3/2, और ये x का x सेम है। उसके बाद यहां से जो पार्ट कांस्टेंट है वो बाहर ले सकते हैं, मैं पीछे करता हूं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बची, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बचेगी k कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, x भी कांस्टेंट है, और ये सारे पार्ट k लैम्डा x और a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, ये सारे पार्ट कांस्टेंट, अंदर क्या बचा 2 पाई a, अंदर बचेगा dA। देखिए कैसे, ये वाला dA बचेगा बस इंटीग्रेट के लिए, तो dA यहां पर आ गया, और इसकी लिमिट 0 to 2 पाई है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, चाहे तो हम यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू रख सकते हैं, और लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, टोटल चार्ज मान लो q है और टोटल लेंथ की 2 पाई है, तो ऐसा भी कह सकते हैं कि 2 पाई की लेंथ में इस रिंग का जो चार्ज है जो हमने यहाँ बनाई है, इसका टोटल चार्ज q है, कितनी लेंथ में, पूरी लेंथ में, इतनी लेंथ में, इसलिए हमने लैम्डा की जगह पर q/2 पाई a रख सकते हैं। अगर हम ऐसा बोले कि टोटल लेंथ में कितने चार्ज, टोटल लेंथ में q चार्ज, तो लैम्डा की वैल्यू ये रखी जा सकती है, राइट। इससे पहले क्या वैल्यू थी, लैम्डा इक्वल्स टू dq बाय dA, इसका मतलब
छोटी सी लेंथ में छोटा चार्ज, और अगर 2 पाई लेंथ ले तो 2 पाई लेंथ में टोटल चार्ज q। तो ये वैल्यू वहां पर रख सकते हैं चाहे तो, क्योंकि हमें बुक से मैच करना है इसलिए वो वैल्यू रख लेते हैं। तो लैम्डा की जगह पे आ जाएगा q, ये x का x और 2 पाई डिवाइड में, और ये वाली वैल्यू सेम a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, राइट। तो लैम्डा की जगह पे ये आ गया, बाकी सब सेम, और इसको इंटीग्रेट करेंगे कितना आ जाएगा, dA 2 पाई a बन जाएगा, या a बन जाएगा मान लो। dA को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा a, और लिमिट रखेंगे तो 0 to 2 पाई a, राइट। उसके बाद k q x 2 पाई a, और इसकी वैल्यू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2, लिमिट रखेंगे 2 पाई की जगह पे 2 पाई a माइनस 0 तो 2 पाई a बचेगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हमारे पास बचा फॉर्मूला, तो ई नेट हमारे पास बचता है k q x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2, ये आ गया। अब इसके बाद हम कुछ इसमें केस लगा लेते हैं। केस को थोड़ा ध्यान समझिएगा। केस नंबर 1, अगर हमारे पास ये जो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है बहुत दूर हो, अगर ये पॉइंट बहुत दूर जाएगा तो x लार्ज हो जाएगा, a स्मॉल हो जाएगा, इग्नोर कर सकते हैं, और पूरी रिंग ऐसे पॉइंट चार्ज नजर आएगी। जैसे हमसे जो स्टार होते हैं, सन, वो बहुत दूर होते हैं और वो हमें एक पॉइंट की तरह नजर आते हैं। तो जब हम इससे बहुत दूर चले जाएंगे इट विल अपीयर एज ए पॉइंट। अब वो कैसे अपीयर होता है जरा समझिए। x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो इस केस में क्या होगा, a इग्नोर हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो a इग्नोर हो जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा k q x 2 पावर, इसकी पावर लिख लेते हैं पूरा पूरा, x स्क्वायर की पावर 3/2 बचेगा, a इग्नोर हो गया, 2 से 2 कैंसिल, ये बचेगा x की पावर 3, एक x से x कट जाएगा, बचेगा x की पावर 2, तो फॉर्मूला आ जाएगा k q बाय x स्क्वायर। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज, और ये प्रूव करने के लिए आ सकता है कि वो जो पार्ट हम इसको हम बहुत दूर ले जाएंगे, सो इट विल अपीयर एज ए पॉइंट चार्ज, प्रूव इट मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली करने के लिए हमने ये कर दिया। नेक्स्ट केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या, केस नंबर 2 में ये है कि जो ये पॉइंट पी है इसके सेंटर पे लेकर आ जाओ, सेंटर पे लेकर आएंगे तो x कितना हो जाएगा 0, अगर x 0 हो जाएगा तो इधर देखिए भाई, x को अगर यहाँ 0 कर देंगे तो पूरा फॉर्मूला कितना बचेगा 0, और सेंटर पे यही तो होता है कि जब x वेरी वेरी स्मॉल देन होगा a, यानी x कहां पर आ गया, सेंटर पे आ गया। ठीक है, फिर से देखिए एक बार, अगर x बहुत छोटा है तो यहाँ पर क्या होगा, हमने x को a के मुकाबले बहुत छोटा लिया है, और छोटा लेने का मतलब इसके सेंटर के करीब या सेंटर पे फाइंड करना, तो उस टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड ना के बराबर होगी, जो कितनी आ जाएगी, नेट हो जाएगी 0। क्यों, देखिए भाई x अगर बहुत छोटा होगा तो ये कैसा हो जाएगा, इग्नोर, 0 के इक्वल हो जाएगा, और अगर ये 0 के इक्वल होगा तो पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 के इक्वल आएगी। तो ये हमारे पास था इलेक्ट्रिक फील्ड टू चार्ज रिंग, जो कि एक सर्कुलर रिंग थी। अब अगली क्लास में या अगले पार्ट में हम देखेंगे एक सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनती है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, देखिए।